सिवान में मजबूत पैठ है भाकपा माले की। एक समय था कि भाकपा माले एंटी शहाबुद्दीन, मैंने दोनों लोगों के आमने सामने की ठनती थी। उस समय ना बीजेपी यहाँ हुआ करता था और ना ही राजद था। राजद के नाम पे अगर कोई था तो सिर्फ शहाबुद्दीन थे। कि ओम प्रकाश यादव निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं। और शहाबुद्दीन साहब चूँकि बाईकॉम मुस्लिम थे तो उनको कैसे दबाया जाए, इसलिए जितने भी पार्टी के लोग थे, चाहे किसी भी बिरादरी के लोग हों, चाहे यादव हों, बनिया हों या क्षत्रिय हों, ये सब लोग एकजुट हो गए थे। उसमें ना भाजपा का कोई रूप रह गया था, ना ही जदयू का कोई रूप रह गया था और ना ही राजद का कोई रूप रह गया था। वहाँ हिंदू वर्सेस मुसलमान की लड़ाई हो गई थी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे हैं कि शहाबुद्दीन के बहुत करीबी हैं, आसपास हैं, लेकिन मूवमेंट देख रहे हैं कि फलाने लोग जीत रहे हैं तो फलाने को दे दिया। और बिहारी चौधरी के बहुत करीबी हैं, लेकिन मूवमेंट देख रहे हैं कि फलाने लोग जीत रहे हैं तो फलाने को वोट दे दिया। हिना साहब को तो जगह मिलनी चाहिए और मिलेगी ही, चाहे जिस पार्टी से मिले। दूसरी ये है कि कविता सिंह के नाम पे भी कभी निगेटिविटी नहीं आई है पार्टी की तरफ से। एक समय था कि जब एक दूसरे के खून के प्यासे थे शहाबुद्दीन के समर्थक और भाकपा माले के लोग, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि ये लोग एक ही स्टेज पे खड़े होकर स्टेज साझा करते थे और एक दूसरे के लिए वोट मांगते थे। एक मुस्लिम व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि एम तो वाई को वोट दे देता है, लेकिन वाई जो है वो एम को वोट सिवान में नहीं करता है। यादव आखिर वोट क्यों नहीं करते हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार को, यानी हिना साहब? तो सिवान का समीकरण जो है ना, हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत बड़ा प्रतीक है। ठीक है, यहाँ जैसा समीकरण हमको लगता है कि पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगा। जितने एकता के साथ यहाँ हिंदू एक और मुस्लिम रहते हैं, शायद ही कहीं रहते हैं। हम लोग एक दूसरे के घर जाते भी हैं, खाते भी हैं और बात भी करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है चुनाव की, तो जब चुनाव आता है तो ये समीकरण जो है व्यवहारिक रूप से कहें तो बदल जाता है। सिवान के अलग अलग गांव से आपने कहानियां सुनी, रिपोर्ट देखी। आज हम सिवान में वरिष्ठ पत्रकार आकाश जी के साथ हैं। जी न्यूज़ हो, दूरदर्शन हो या अभी पब्लिक ऐप के रीजनल मैनेजर के पोस्ट पे हैं। इनके अंदर 9 जिला आता है और हमने सोचा कि सिवान के बारे में अलग अलग कहानी चलती है, लेकिन कहानी के पीछे क्या कहानी है वो सर हम लोग को बताएंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। आप लोग आज पटना से चल के यहाँ पे आए हुए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग एक एनालिसिस कर रहे हैं और बहुत अच्छी पहल आप लोग की। कई कहानियां हैं सर सिवान की। सबसे पहले तो कहानी जो है 9 से ही शुरू करते हैं, कि उससे पहले की तो कहानी सबको पता है। क्या समीकरण रहता है सिवान का? कोई कहता है कि भाई यहाँ MY का समीकरण फिट नहीं पड़ता है, जो लालू जी का सबसे मजबूत समीकरण है। कोई कहते हैं कि भाई यहाँ पर हिंदुत्व का भी एक नारा है। कोई कहते हैं कि यहाँ एक ही नेता है, मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार और मोहम्मद शहाबुद्दीन। तो क्या यहाँ का समीकरण रहता है चुनाव में? आप चुनाव के संदर्भ में बात करना चाह रहे हैं। देखिए, वैसे तो अगर समीकरण की बात करें तो सिवान का समीकरण जो है ना, हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत बड़ा प्रतीक है। ठीक है, यहाँ जैसा समीकरण हमको लगता है कि पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगा। जितने एकता के साथ यहाँ हिंदू एक और मुस्लिम रहते हैं, शायद ही कहीं रहते हैं। हम लोग एक दूसरे के घर जाते भी हैं, खाते भी हैं और बात भी करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है चुनाव की, तो जब चुनाव आता है तो ये समीकरण जो है व्यवहारिक रूप से कहें तो बदल जाता है। और इसलिए बदल जाता है कि उस समय ये लोग देखने लगते हैं कि हमारे कौम और हमारे कास्ट के अगर लोग आ जाते हैं तो निश्चित रूप से उनका भला होगा या उनके क्षेत्र का और या उनके समाज का भला होगा। तो ये समीकरण हमेशा चेंज होता रहा है। लालू यादव का जब ज़माना रहा तब पूरे बिहार में, सिवान में शहाबुद्दीन जी का समय रहा तब, या फिर अभी वर्तमान में नीतीश जी का और लालू जी का गठबंधन है, या फिर बीजेपी अभी केंद्र में है। तो ये लेकर समीकरण हमेशा चेंज होते रहे हैं और ये समीकरण कब किस रुख पे जाएगा इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि MY वोट कहाँ जाएगा, यहाँ के जो अति पिछड़ा वोटर है कहाँ जाएंगे, दलित वोटर है कहाँ जाएंगे, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं अंदाज़ा लगाया सकता है और इसका कुछ उदाहरण भी आपको दिखा सकते हैं। देखिए, होता क्या है कि जैसे जैसे सत्ता बनती है और सत्ता के साथ जब लोग जुड़ने लगते हैं तो उसी अनुसार समीकरण भी बदलने लगता है। अब एक हम लोग बातचीत के क्रम में ही एक बात को लेकर चल रहे थे कि जब चंद्रशेखर की यहाँ हत्या हुई तो माले जो था
भाकपा माले जो यहाँ की मजबूत पार्टी और संगठन के रूप में बहुत मजबूत रूप से जानी जाती है, हर बातों के लिए विरोध करती है, अपनी ही सरकार भी हो तो भी विरोध करती है। लेकिन एक समय था कि जब एक दूसरे के खून के प्यासे थे शहाबुद्दीन के समर्थक और भाकपा माले के लोग। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि ये लोग एक ही स्टेज पे खड़े होकर स्टेज साझा करते थे और एक दूसरे के लिए वोट मांगते थे। तो ये समय भी आ चुका है कि अब राजद, जदयू और भाकपा माले एक साथ है सिवान में। तो अगर ऐसी बातें अगर आती हैं सामने, अगर ऐसे मुद्दे भी आते हैं, तो निश्चित रूप से अगर इनसे समर्थित कोई लोग आते हैं तो उनको अग्रिम भूमिका मिलेगी। अभी जहाँ पर आपने जिक्र किया जो चंद्रशेखर जी का स्टैचू लगाया हुआ है, वहाँ जो अनावरण किया है वो दीपांकर भट्टाचार्य ने किया है, और आज वही दीपांकर भट्टाचार्य महागठबंधन के मंच पर बैठकर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को हराना है। बिल्कुल, देखिए अगर भाकपा माले की हम बात करें तो अभी तक का मैंने जो अपने पत्रकारिता के काल में या अभी तक जो जब से मैं राजनीति को समझने लगा हूँ तब से मैं जानता हूँ कि उन्होंने केंद्र में बैठी किसी भी सरकार का कभी पक्ष नहीं लिया है। कांग्रेस थी तो थोड़ा मोड़ा इन लोग की रवैये लूज थे, लेकिन पक्ष नहीं लेते थे। बीजेपी समर्थन भी वापस ले लिया था उन्होंने। हाँ, समर्थन भी वापस ले लिया था। तो अब तो भाजपा की सरकार है। एक तरफ ये कहा जाता है कि जिस तरह से भाजपा अपने संगठन को मजबूत करने के लिए हमेशा आगे रहती है, हमेशा ज़मीनी स्तर पे काम करती है, संगठन के रूप में कई ऐसे संस्थाएं उनकी चलती हैं जो मजबूत करती हैं, उसी तरह से भाकपा माले भी जो है वो संगठन को मजबूत करने के लिए हमेशा अग्रसर रहता है, गरीबों की हक की बात करता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी सामने आती हैं जो गरीबों के हित के लिए तो नहीं होती हैं, लेकिन जब वो बातें पूरी हो जाती हैं तो उन नेताओं को ज़रूर फ़ायदा पहुंचता है जो नेता अग्रिम भूमिका निभा रहे हैं उस पार्टी में। तो कहीं ना कहीं कुछ बातें अनुचित भी होती है भाकपा माले की। अब बात आपने कहा कि दीपांकर भट्टाचार्य की। दीपांकर भट्टाचार्य एक बहुत ही अच्छा वक्ता है, बहुत ही अच्छे सामाजिक सोच वाले व्यक्ति हैं, लेकिन चूँकि सत्ता में है, गठबंधन है, तो अपनी पार्टी के साथ और अपने गठबंधन के साथ लेकर चलना और उनके पक्ष में बोलना उनकी मजबूरी होगी। सिवान मांग कर दी उन्होंने कि सिवान हम लड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए सिवान में मजबूत पैठ है भाकपा माले की। एक समय था कि भाकपा माले एंटी शहाबुद्दीन, मैंने दोनों लोग के आमने सामने की ठनती थी। उस समय ना बीजेपी यहाँ हुआ करता था और ना ही राजद था। राजद के नाम पे अगर कोई था तो सिर्फ शहाबुद्दीन थे, ठीक है। तो उस समय मजबूत पार्टी थी, और चूँकि अब शहाबुद्दीन नहीं है, उनकी मौत हो चुकी है, उनके परिवार में उनकी पत्नी नेता के रूप में है, लोगों के बीच जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो जगह हम ले सकते हैं, इसलिए इस सीट की मांग कर रहे हैं और ज़मीनी स्तर पर उनकी पकड़ ठीक ठाक है। एक सवाल और है सर कि कल जब हम पब्लिक ओपिनियन कर रहे थे तो एक मुस्लिम व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि एम तो वाई को वोट दे देता है, लेकिन वाई जो है वो एम को वोट सिवान में नहीं करता है। यादव आखिर वोट क्यों नहीं करते हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार को, यानी हिना साहब? देखिए आज से लगभग 2 दशक पहले की बात है। एक घटना हुई थी ताहिरा कांड, ठीक है, और उसी जगह पे कुछ मुसलमानों की हत्या कर दी गई थी और उसके पहले यादव लोगों की भी हत्या हुई थी, मतलब नरसंहार हुआ था। बहुत ज़्यादा तो याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 10-12 की संख्या में लोगों की मौत एक साथ हुई थी, एक ही रात में उन लोगों को काट के मार दिया गया था। तब से यहाँ पे ये MY ठनी, और ये ठनी तो लगातार चलती आ रही है। बीच में गठबंधन लालू जी के जो प्रयास रहे और शहाबुद्दीन जी का जो कम्युनिकेशन रहा, उस कम्युनिकेशन के साथ ये लोग तो गठबंधन किए और मिलने की कोशिश भी किए, और इस आधार पर उन लोगों ने ये प्रयास भी किया कि चुनाव लड़ा जाए और इस गठबंधन के साथ जीता जाए। तो ये सारी चीज़ें होती रहीं, लेकिन ये जो मुसलमान लोग हैं, मुसलमान बिरादरी भाई लोग हैं, इन लोगों का ये जो बयान आता है कि ये लोग नहीं देते हैं, तो इसका आकलन करना मुश्किल है। हम ना कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं कि कौन किसको वोट देता है। आखिर में वोट नहीं देता है तो फिर उतना वोट मिलता कैसे है? हिना साहब को, शहाबुद्दीन साहब को वोट मिलता कहाँ से है?
जबकि यादवों की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है। अगर मुसलमान किसी यादव प्रत्याशी को जिताते हैं, जैसे यहाँ पे और बिहारी चौधरी हैं जो भी बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हैं, तो वो जीते कैसे? क्या सिर्फ यादव के वोट से जीत गए क्या? ये भी सवाल उठता है। वो जिस क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन यही तो होता है कि जब यादव कैंडिडेट होते हैं तो मुसलमान वोट दे देता है, लेकिन जब मुसलमान कैंडिडेट होता है तो यादव लोग वोट नहीं देते। नहीं, ये कहने वाली बात है। मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। वोट एक दूसरे को लोग देते हैं। हाँ, बस यही है कि थोड़ा कम और थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। वोट देते हैं, वोट देते हैं, क्योंकि ये हम आंकड़ा लगा ही नहीं सकते हैं कि मुसलमानों का वोट इनको नहीं मिला और यादवों का वोट मुसलमानों को नहीं मिला। लेकिन सर अगर 9 का हम रिजल्ट देखें या 14 का रिजल्ट देखें तो दिख रहा है कि ओम प्रकाश यादव निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं। तो एक तो आंकड़ा तो ये बन रहा है ना कि यादव तो वोट ओम प्रकाश यादव को दिया और सुने कि कफन लेकर के भी वो घूमते। देखिए, वहाँ पे जिस समय ओम प्रकाश यादव जी ने मुझे याद है चरपाई छाप तो उनका था, जब निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा था, चरपाई उनको सिंबल मिला हुआ था। तो उस समय यादव और मुस्लिम की बात नहीं रह गई थी, वहाँ हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गया था। कैसे? वो समय हुआ क्या था कि एंटी शहाबुद्दीन एक कैंपेनिंग चल रही थी पूरी, और उसी समय ये पूरे मामले सामने आए थे कि इनको मारा गया है। शहाबुद्दीन साहब के द्वारा, जो पूर्व सांसद थे मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने ओम प्रकाश यादव को मारा है और गाली गलौज की है, जो बातें सामने आई थी। उसके बाद से जदयू से प्रयास किया गया कि उनको टिकट मिले, लेकिन टिकट नहीं मिला, किसी और को दे दिया गया। फिर क्या हुआ कि एक माहौल बन गया कि मुसलमान लोग काफ़ी दबाव बना रहे हैं हिंदुओं पे, अलग अलग मुद्दों पे बात कर रहे हैं, तो जिसके चलते ये समस्याएं लगातार बढ़ती गई और ये दबाव बढ़ते गया और ये एक र्यूमर फैलते गया कि हिंदू को दबाने की कोशिश की जा रही है मुसलमान। और शहाबुद्दीन साहब चूँकि बाईकॉम मुस्लिम थे, तो उनको कैसे दबाया जाए, इसलिए जितने भी पार्टी के लोग थे, चाहे किसी भी बिरादरी के लोग हों, चाहे यादव हों, बनिया हों या क्षत्रिय हों, ये सब लोग एकजुट हो गए थे। उसमें ना भाजपा का कोई रूप रह गया था, ना ही जदयू का कोई रूप रह गया था और ना ही राजद का कोई रूप रह गया था। वहाँ हिंदू वर्सेस मुसलमान की लड़ाई हो गई थी। जिस समय ये मामला आप जिस बात की जिक्र कर रहे हैं ऐसा हुआ, तो आप ऑब्वियसली जान सकते हैं कि एक तरफ जहाँ अल्पसंख्यक कहे जाते हैं मुसलमान, अल्पसंख्यक मतलब संख्या कम है उनकी, ठीक है, और दूसरी तरफ हिंदू के सभी धर्म और सभी जात के लोग मिल जाते हैं, तो निश्चित रूप से ये पलड़ा भारी पड़ जाएगा। यही हुआ था। क्या 14 में भी यही हुआ सर, जब नरेंद्र मोदी की हवा थी? देखिए, 14 में ऐसा हुआ कि सीट के बंटवारे को लेकर और उस समय राजद में जो अंदरूनी तुड़ाव था, मतलब कलह थी, उस कलह का प्रभाव पड़ा यहाँ पे। और नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा हवा था, हिंदू के नेता के रूप में वो पूरे देश में उभर रहे थे। बीजेपी संगठनात्मक जगह है, उस समय भाकपा माले भी इनके साथ नहीं था। 14 में भाकपा माले भी राजद के साथ नहीं था, यानी शहाबुद्दीन की पत्नी जी के साथ नहीं था। तो यही मैटर हो गया कि 14 में एक र्यूमर जो रही वो हिंदुओं की रही, और दूसरा है कि सारे संगठन भी अलग रहे, तो लगभग वही बात रही। 14 में भी वही बात रही नरेंद्र मोदी का। और लास्ट टाइम में सिवान में अक्सर ऐसा होता है राजनीति के समय में, ये सभी लोग जानते हैं सिवान के, कि लास्ट टाइम में ये होता है कि जब भी रैली निकलती है, हमेशा चुनाव के 4 दिन 5 दिन पहले रैली का आयोजन किया जाता है, और जब रैली निकलती है तो उस रैली में इस तरह का माहौल बनाया जाता है कि कहीं मांस फेंकने की र्यूमर फैल जाते हैं, कहीं शराब फेंकने की अफवाह फैल जाती है, कोई मुसलमान हिंदू को गाली दे दिया, कोई हिंदू मुसलमान को गाली दे दिया। तो इस तरह के र्यूमर ऐसा होता नहीं है। मैंने शुरू में ही कहा है कि सिवान एक ऐसा धरती है, राजेंद्र बाबू की ये धरती है, जहाँ हिंदू मुस्लिम इतने अच्छे तरीके से रहते हैं और इतने मिल मिलाप के रहते हैं कि इसका मिसाल लोग देते हैं बाहर पे। लेकिन ये र्यूमर लास्ट दिन फैल जाता है और एक दिन में मूवमेंट चेंज होता है,
ठीक है, अगर कोई आकलन बता दे कि हम 4 दिन पहले बता देंगे कि फलाना जीत जाएगा, फलाना जीत जाएगा, तो वो तुक्के पे जीत जाए अलग बात है, लेकिन कोई आंकड़ा नहीं होता है। आंकड़ा तो रात में ही बनती है। यानी आकलन कोई नहीं कर सकता। आकलन कोई नहीं कर सकता है। कोई भी चुनाव का आकलन अगर सिवान जैसे जगहों पे करनी है तो वो चुनाव के 1 दिन 2 दिन पहले रात में ये डिसाइड करते हैं और लोग मूड बना के जाके एक मुश्त वोट देते हैं, जिसके चलते जो भी उनका प्रिय प्रत्याशी होता है या मूवमेंट जहां होता है वहां दे देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे हैं कि शहाबुद्दीन के बहुत करीबी हैं, आसपास हैं, लेकिन मूवमेंट देख रहे हैं कि फलाने लोग जीत रहे हैं तो फलाने को दे दिया। और बिहारी चौधरी के बहुत करीबी हैं, लेकिन मूवमेंट देख रहे हैं कि फलाने लोग जीत रहे हैं तो फलाने को वोट दे दिया। ठीक है, तो ऐसे भी मूवमेंट रहे हैं और इसी मूवमेंट के हिसाब से यहाँ पे चुनाव लड़े गए हैं और लोग के दिमाग में ये बात बैठी रहती है कि जो भी फैसला होगा वो 1 दिन पहले होगा। ऐसा होता रहा है। 19 और 24 बाकी रह गया सर। 19 में तो चुनाव हो गया, कविता सिंह जीत गई, कहा गया कि बहुत जल्दी जल्दी में शादी किया गया, टिकट मिल गया। इसके पीछे क्या कहानी है? क्योंकि खूब देखिए, उस पर बात होती कविता है कि सिंह- पितृ पक्ष में भी शादी कर हाँ। लिया गया बहुत जल्दी में। देखिए, कविता सिंह तो सबसे पहली बात कि सिवान के लिए एक मिसाल है कि पहली महिला सांसद है। ठीक है, सिवान के लिए। दूसरी ये है कि कविता सिंह सांसद के पहले विधायक रही हैं, तो वो दरौदा से विधायक रही और विधायक रहने के पहले का कारण ये रहा कि जब एंटी शहाबुद्दीन मूवमेंट चल रहे थे तो बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने के लिए आतुर थे दरौदा से, और उस समय सीट लेने के लिए अजय सिंह ने भी प्रयास किया था अपने स्तर से, क्योंकि उनकी माँ भी विधायक रही थी। उनकी माँ की आकस्मिक मौत और मौत के बाद ये फिर उपचुनाव होना और उसमें फिर पितृपक्ष में ही शादी करना, तो नीतीश जी ने ये शर्त रखी कि चूँकि उस समय बहुत सारे केसेस थे अजय सिंह पे, जिसके चलते दागी होने का एक क्लेम लग जाता और एंटी जो पार्टी है जदयू की एंटी पार्टी जो बीजेपी ने उस समय राजद थी, शायद उस समय राजद एंटी पार्टी थी और ये बीजेपी के साथ थे, तो हो सकता है कि उन पे ये क्लेम लगे कि आपने आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को दे दिया। इसके चलते ये आनंद फानंद में शादी की गई और वो शादी काफ़ी सफल रही। जब से उनकी ज़िंदगी में कविता सिंह जी का आना हुआ है तब से वो लगातार विधायक और सांसद बनी। लेकिन ये कहानी जो है ये सभी लोग जानते हैं कि कई आपराधिक मामलों में उन्होंने जेल में रहे हैं और कई आपराधिक मामले चल भी रहे हैं। अब बहुत जानकारी तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे मामलों में बेल हो चुके हैं और कई जगहों पे इन्हें रिहाई भी मिल चुकी है, सब कुछ हो चुका है। तो ये गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए एक महिला को खड़ा करना था वहाँ पे, क्योंकि उनकी सास वहाँ रही हैं जेल से ही। हाँ, जेल से ही उन्होंने अपना मैनेजमेंट किया था और उनकी माँ जीती थी, जगमातो देवी। तो उनकी माँ जीती थी, तो उस एवज में एक उनके परिवार से टिकट मिलनी थी, जिसके चलते ये टिकट मिली। और फिर सांसद प्रत्याशी के लिए एक सही चेहरा नहीं मिला। ओम प्रकाश यादव जदयू से प्रयास किए लेकिन उन्हें नहीं मिला। बीजेपी ने अपना टिकट यहाँ से काट दिया, जदयू को दे दिया। ठीक है, और इसी आधार पे दिया गया कि अगला टिकट फिर इनको दिया जाएगा, ओम प्रकाश यादव जी को। तो शायद इसी सब गठबंधन और कम्युनिकेशन को लेकर दिया गया। हालांकि जाति विशेष पे उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, उन्होंने भी धर्म विशेष पे चुनाव लड़ा था और उसमें उनकी चूँकि बीजेपी का भरपूर सहयोग रहा। अभी बीजेपी के साथ वो नहीं है, वो पार्टी मतलब सांसद नहीं है, वो अब राजद के साथ हैं, जिसके खिलाफ चुनाव लड़ा था अब उसी के साथ वो लोग हैं। तो अब टिकट के बंटवारे ही सही बता पाएंगे कि अब किधर लोगों का मूवमेंट जाता है। तो ये कहानी रही थी उनकी। महागठबंधन और नीतीश जी का एक चेहरा रहा है कि भाई वो सेकुलरिज्म पर बहुत विश्वास करते हैं, और आपने बताया कि अजय सिंह एक हिंदुत्ववादी नेता हैं, सुने भगवा उगवा बांध के भी चलते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि फिर से उनको मौका दिया जाएगा नीतीश कुमार के जरिए, महागठबंधन के जरिए, या इस बार हिना साहब की तरफ ज़्यादा झुकाव है? क्योंकि ये भी अफवाह है कि हिना साहब रामविलास पासवान की जो पार्टी है उनके तरफ से भी आ सकती हैं। ये भी खबर चली पटना में कि अमित शाह से भी मुलाकात हुई है। तो ऐसे में किसका पलड़ा ऐसे भारी लग रही है या क्या समीकरण बैठ रहा है? देखिए, मेरी अपनी जो सोच है और जो मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ, लोगों से बातचीत हो पाती है या जो ऊपर के लोग हैं या जो अच्छे नेता हैं जिनसे बात होती है, हिना साहब को तो जगह मिलनी चाहिए और मिलेगी ही, चाहे जिस पार्टी से मिले। दूसरी ये है कि कविता सिंह
के नाम पे भी कभी निगेटिविटी नहीं आई है पार्टी की तरफ से। कार्यकर्ता में क्या है ये नहीं जानता हूँ, स्थानीय नेता क्या कहते हैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन पार्टी चूँकि वो महिला नेता हैं, महिला सांसद रही हैं और जीत के गई हैं यहाँ से, तो पार्टी अगर गठबंधन में सीट अगर जदयू को मिलती है तो हमको लगता है कि कविता सिंह को ही यहाँ से टिकट मिलेगी। दूसरी बात हिना साहब की, चूँकि मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन अब नहीं रहे और उनके एगेंस्ट जितने भी लोग थे वो लगभग ढीले पड़ गए हैं या उनकी सिंपैथी अब उस परिवार के साथ है। मैंने अभी लास्टली जो उनके बहुत करीबी दोस्त रहा करते थे और बहुत करीबी हुआ करते थे मनोज सिंह, मैंने उनका भी एक बयान सुना था कि वो अब शहाबुद्दीन के परिवार के साथ खड़े हैं, उनके हर सुख दुख में साथ में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं मोरली वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब चिराग पासवान की बात है तो चिराग पासवान कहीं ना कहीं बीजेपी के एक विंग्स हैं, मान के चलिए, उनकी अपनी पार्टी है लेकिन बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसी मेरी जो नॉलेज है और जो मैं जानता हूं कि उनको हो सकता है कि राज्यसभा टिकट दी जाए और राज्यसभा टिकट देकर बीजेपी सपोर्टिंग उनको अपने साथ जोड़ लिया जाए, क्योंकि बीजेपी सीधे तौर पे एक हिंदूवादी पार्टी के रूप में जानी जाती है, तो वो नहीं चाहेगी कि किसी मुस्लिम नेता को वो आगे लेके आए। तो हो सकता है कि अमित शाह से मुलाकात के बाद या जो भी र्यूमर फैले हों ये सही भी हो, ये मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि उतनी अंदर की बात उतनी ऊपर की बात मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन ये बातें सामने आई थी कि हिना साहब को राज्यसभा टिकट देके, क्योंकि हिना साहब अगर जिस पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं तो निश्चित रूप से मुस्लिम वोट लगभग आपको 60-70% तो उधर कन्वर्ट हो जाएंगे, चाहे वो बीजेपी ही क्यों ना हो। अगर बीजेपी के सपोर्ट में है दूसरे पार्टी के साथ भी तो मुस्लिम वोट कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि आज भी उनके परिवार मुस्लिम परिवार का नेता माना जाता है या शहाबुद्दीन माने जाते हैं। पूरे देश में लोग जानते हैं उनको, विदेशों में भी काफ़ी मानते हैं लोग उनको। तो निश्चित रूप से मुस्लिम का वोट जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा और उस पार्टी के साथ जुड़ जाएगा जिस पार्टी का सपोर्ट उनको मिल रहा है।